नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग क्लास 11th का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र पेपर का पूरा मॉडल सेट क्लियर करने वाले हैं। मॉडल सेट 1 का पूरा आज 40 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स पेपर है उन सभी बच्चों के लिए वीडियो जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको 10 से 12 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन पूरा याद कराने वाला हूँ, आपके दिमाग में सेट करने वाला हूँ। तो आप लोग आइए इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। जिन बच्चों का 2023 में क्लास 11 का बोर्ड एग्जाम है, आप लोग सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, बहुत ही आपके लिए वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आइए इसके क्राइटेरिया को पहले समझ लेते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है। कुल प्रश्न कितने होंगे? 40 होंगे, जो कि अभी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा क्लियर करने वाले हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर देना आपको अनिवार्य है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित करने की सभी जो क्वेश्चन होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, सभी क्वेश्चन में आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए, जो कि सही आंसर होगा उस पर आपको उस नंबर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और कहता है कि इसमें गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी कि कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं, इसलिए आप लोगों को इससे डरना नहीं है कि मेरा नेगेटिव मार्क्स होगा। तो आपको सारे क्वेश्चन का जवाब दे के आना है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन 1 को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो सभी बच्चे जुड़िए और जितना ज्यादा उसके अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे एक साथ इस वीडियो को देख के अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर करें और रिवीजन करें, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो नंबर 1 पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन पे यहाँ पे जो दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है। तो इसको कौन सी नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो इसको समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रश्नावली लंबी हो सकती है। ऑप्शन बी में है प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए। ऑप्शन सी में प्रश्न का क्रम सामान्य से विशिष्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। सांख्यिकी का जनक जो है उसे किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को, गॉटफ्राइड एकेनवाल को, या फिर अल्फ्रेड मार्शल, या फिर पीसी महालोनोविच, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, गॉटफ्राइड एकेनवाल को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो इसको समझते हैं। इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर, इसका जो आंसर होगा अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। कौन सा? अल्फ्रेड मार्शल। याद रहेगा, अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो इसका अल्फ्रेड मार्शल का। किसका? अल्फ्रेड मार्शल का। हम क्वेश्चन इसलिए बार बार रिपीट करते ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए और आपके पास जैसे ही क्वेश्चन मिले तो आप ऑप्शन देख के उसको क्लिक कर सके, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का होगा सही व्याख्या करना कठिन। सही व्याख्या करना कठिन, इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, परास का क्या अर्थ है? परास का जो अर्थ है उसको बताना है कि परास का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर ही परास का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला 2 वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है? इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ये हो जाएगा, पहला देखिए कलिका, मात्रात्मक, स्थानिक, गुणात्मक। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी गुणात्मक। कौन सा होगा? गुणात्मक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, किसी सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, इसका जो आंसर होगा अवशीर्ष। किसका होगा? अवशीर्ष, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। कौन सा? अवशीर्ष, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं? आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं? संतत चर के लिए, विविक्त चर के लिए, फिर संतत और विविक्त दोनों चर, या भी इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आपका हो जाएगा संतत चर के लिए, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहा जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए समांतर माध्य। क्या हो जाएगा? समांतर माध्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोला कि निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा
फिर से सुनिएगा, निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होगा। इसका जो आंसर जो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर माध्यमिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीडियन, यानी कि माध्यमिक हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, माध्यमिक नहीं माध्यिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आपका हो जाएगा चतुर्थक यानी कि क्वाड्राइल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि मानव विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, देखिए ऑप्शन ए में दिया परास गुणांक, विचलन गुणांक, इनमें से सभी। देखिए ऑप्शन नंबर 12 का जो क्वेश्चन नंबर है ना, इसका सभी हो जाएगा, यानी कि परास गुणांक भी होगा, विचलन गुणांक होगा और विचलन गुणांक होगा। तो ऑल ऑफ दीज होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि निम्नलिखित में किस माप की गणना में प्रेक्षणों के औसत से विचलनों के निरपेक्ष मान को लिया जाता है। इसका जो आंसर होगा 13 नंबर क्वेश्चन का आपको हो जाएगा माध्य विचलन, यानी कि मीन डेविएशन। ठीक है, डेविएशन समझ में आ गया, माध्य विचलन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी ई राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 16 तथा समांतर माध्य 50 है तो विचलन गुणांक का मान क्या होगा। तो आप लोगों को सभी को फॉर्मूला याद होगा, 60 क्या करेंगे इसका आंसर 50 16/50 और गुना क्या करेंगे 100। इसको जब कटाएंगे तो क्या आंसर होगा 5 दूनी 10 और यहाँ होगा 16 दूनी 32, यानी कि 32%, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 32% क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध का संख्यात्मक माप है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ये हो जाएगा रेखीय सहसंबंध। क्या हो जाएगा रेखीय सहसंबंध। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक है तो सहसंबंध गुणात्मक का मान क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का जो आपका होगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ई राइट आंसर होगा। कितना होगा 1 होगा। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है। फिर से सुनिएगा, कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है। कार्ल पियर्सन, फिशर, स्पीयरमैन या फिर एडम स्मिथ को। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा स्पीयरमैन को, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा संवेदी सूचकांक। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया संवेदी सूचकांक, ऑप्शन बी में दिया थोक कीमती सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। इसका जो आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि लेस पेयर का कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर जो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ये आधार अवधि की मात्रा, नहीं ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा आधार अवधि की मात्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है। मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है। सरल सामूहिक सूचकांक, सरल मूल्यानुपात सूचकांक या फिर भारित सूचकांक, इनमें से सभी। इसका जो आंसर जो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी ई राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किस से संबंधित है। उद्योग से, कृषि से, सेवा से, फिर विनिर्माण से। इसका जो आंसर होगा 21 का ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन क्या होगा बी, यानी कि कृषि से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पे योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। जिसका जो आंसर होगा 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कब हुआ था 1950 में हुआ था। ठीक है, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। इसका आंसर हो जाएगा 10वीं, 11वीं, 12वीं या फिर 13वीं। इसका आंसर जो 23 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12वीं। ठीक है, ये कब से हुआ था 2012 से 2017 तक हुआ था। ठीक है, 2012 से कब तक हुआ था 2017 तक हुआ, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में
नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1975, 1988, 1991 या फिर 1998? तो इसका आंसर होगा 24 नंबर क्वेश्चन का 1991, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं कि विनिवेश के उद्देश्य, विनिवेश का उद्देश्य क्या है? विनिवेश का उद्देश्य क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, और सॉरी ऑप्शन नंबर ए में देखिए वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय का एकत्रित करना, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। ठीक है, जिसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 26 नंबर क्वेश्चन का, इसका आंसर होगा 1995, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कब हुआ था? 1995 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ग्रामीण जनता की आजीविका, ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? इसका जो आंसर होगा 27 नंबर क्वेश्चन का कृषि। क्या है? कृषि, एग्रीकल्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? भारत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इसका जो आंसर होगा कब हुआ था? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर बी हो जाएगा 2005। कब हुआ था? 2005। लेकिन मनरेगा वाला जो काम होता है ये कब कौन सा ईस्वी में लागू हुआ था? तो ये 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है? देखिए मानव पूंजी कौन सा नहीं है? इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, ये सब क्या है? मानव पूंजी। और ये क्या? कंप्यूटर। क्या ये क्या टेक्निकल है? तो ये क्या मानव पूंजी है? क्या नहीं है? तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए आगे 31 पे आते हैं। मानव विकास है, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सभी को देखना बहुत ही जरूरी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास क्या है? मानव विकास जो है उसको समझते हैं। 31 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया एक साधन, एक साधन एवं साध्य दोनों। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, साधन एवं साध्य दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो इसका जो आंसर होगा आपका 32 नंबर क्वेश्चन का पहला देखिए ऑप्शन दिया परिवहन का विकास, शहरीकरण, सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास, या इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा 32 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज होगा। चलिए आगे बढ़ 33 पे आते हैं कि आधारिक संरचना के अंतर्गत आता है। आधारिक संरचना के अंतर्गत आता है क्या? बिजली, सिंचाई, सड़कों का निर्माण, ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 34 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका जो आंसर होगा 34 नंबर क्वेश्चन का आपका 1975 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल के अनुपात में क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा 35 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ईंट निर्माण कार्य में 36 नंबर क्वेश्चन, ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नियमित वेतन भोगी कर्मचारी, स्वनियोजन, दिहाड़ी मजदूर, या फिर गैर आर्थिक क्रिया। तो इसका जो आंसर होगा 36 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी दिहाड़ी मजदूर। क्या हो जाएगा? दिहाड़ी मजदूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ताप, बिजली, पन बिजली, ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या फिर कोयला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सौर ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं कि इनमें से कौन स्वास्थ्य के निर्धारक का सूचकांक है? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 38 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 38 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? यह हल्का है,
यह महंगा है, इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं है, या फिर यह कम लगता है। इसका जो आंसर होगा 39 का ऑप्शन नंबर सी, इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि सार्क का गठन कब हुआ। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सार्क का गठन कब हुआ। यह हुआ था कब, 8 दिसंबर 1985 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। कब, 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का पहला सेट पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे क्लियर कर लिए। तो आप लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो अभी तक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आप अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसको सब्सक्राइब कर ले और प्यारा सा अपना कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा सेशन लगा।